स्वामी विवेकानंद जी आए, उस जाती हुई भीड़ को भी देखकर संबोधित करते हैं उन्होंने समान रूप से महिलाएं पुरुष सामने हैं ऐसा पहले वाकई जोर से बोला सबके सामने देखकर, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तब उस समय उस मंच के संचालक ने आकर कहा कि अगर आप विवेकानंद जी को सुनना चाहते हो तो तालियां बंद तो कीजिए। यानी दुनिया के किसी भी वक्ता के बुलवाने के लिए शायद तालियां बजानी पड़ती होंगी, लेकिन भारत के वक्ता को बोलने का मौका मिले इसलिए तालियां बंद भी करवाई गई। आपने जो सीखना है उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपने विनम्र बन करके सीखना है। जितना विनम्र आप बनोगे उतना ही अच्छे सीखने वाले आप बनोगे, और वो विनम्रता आपको जिंदगी भर सफलता की राह पर ले जाएगी। मुझे लगता है कि 11 सितंबर को हमें न्यूयॉर्क के लिए नहीं, शिकागो के लिए याद रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 11 सितंबर को हमें विध्वंस के लिए नहीं, विश्व शांति के लिए याद रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 11 सितंबर को हमको आतंकवाद के लिए नहीं, सनातन संवाद के लिए याद रखना चाहिए। और 11 सितंबर को हमें लादेन के लिए नहीं, नरेंद्र के लिए यानी कि विवेकानंद के लिए याद रखना चाहिए। तो जहां एक तरफ वो ईसाइयत वाले लोग अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से आयोजन करना चाह रहे थे, वहां स्वामी जी के उसी भाषण ने उन सब के धज्जियां उड़ा दी, उन सबके मन आतंकित हो गए। उनको लग रहा था कि कल से इसका भाषण नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरी जनता की डिमांड पर, सब लोगों के कहने पर रोज स्वामी जी का भाषण होता था। 15 के 15 दिन हुआ। और आपको सुन के अच्छा लगेगा या संयोग कहिए, पहले दिन भी स्वामी जी का भाषण आखिरी वक्ता के रूप में हुआ था, और 15 के 15 दिन भी स्वामी जी का भाषण आखिरी वक्ता के रूप में कराया गया। और दिन में 5-7 बार अनाउंसमेंट होती थी, चिंता मत कीजिए, बैठे रहिए। अभी आखिर में भारत का युवा सन्यासी आप सबको संबोधन देगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान विजय कुमार जी। आप अपने स्थान पर खड़े होकर करताल ध्वनि से स्वागत करें। फैकल्टी ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड मीडिया स्टडीज तथा छात्र कल्याण निदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस इंडक्शन कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं श्रीमान विजय जी, जो एक सोशल साइंटिस्ट और थिंकर हैं। समाज कार्यों में आपकी विशेष रुचि है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति कुलगुरु प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर जी। आप सभी का स्वागत है सर। मैं कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब मैं संचार एवं मीडिया तकनीकी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। आप सभी का आज के इस इंडक्शन प्रोग्राम के सेशन में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज एक खास तारीख है, यानी कि 11 सितंबर, और ये तारीख हमें कहीं ना कहीं डराती है, क्योंकि इस तारीख को याद करते ही हमारे सामने 2 ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, उन बिल्डिंगों पर टकराते हुए 2 जहाज, ओसामा बिन लादेन, जॉर्ज बुश और भी न जाने क्या क्या, ऐसी सब चीजें हमारी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोगों को अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस ठीक करना चाहिए। हम गलत रेफरेंस से इस तारीख को याद करते हैं। वास्तव में आज 11 सितंबर है, यानी कि आज के दिन 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना भाषण दिया था, और ऐसा कहा जाता है कि विश्व के इतिहास में चर्चित भाषणों में से वो एक भाषण था। इसलिए हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो ठीक होना चाहिए। और 11 सितंबर याद आते ही हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने वो दृश्य आना चाहिए जब भारत का एक 30 साल का नौजवान अमेरिका की धरती पर शिकागो पर खड़ा होकर अपना वक्तव्य देता है। इसलिए मुझे लगता है कि 11 सितंबर हमें याद करना चाहिए नरेंद्र दत्त के लिए, जिसे पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है।
मुझे लगता है कि 11 सितंबर को हमें न्यूयॉर्क के लिए नहीं, शिकागो के लिए याद रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 11 सितंबर को हमें विध्वंस के लिए नहीं, विश्व शांति के लिए याद रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 11 सितंबर को हमको आतंकवाद के लिए नहीं, सनातन संवाद के लिए याद रखना चाहिए। और 11 सितंबर को हमें लादेन के लिए नहीं, नरेंद्र के लिए यानी कि विवेकानंद के लिए याद रखना चाहिए। और हम जिस विश्वविद्यालय में बैठे हैं, इस विश्वविद्यालय का नाम जिस साइंटिस्ट के नाम पर है, उनके जीवन में अगर कोई रोल मॉडल हुआ है तो उस रोल मॉडल का नाम है स्वामी विवेकानंद। जिस टाटा इंस्टीट्यूट को हम जानते हैं, उसके जो फाउंडर हुए हैं जमशेदजी टाटा, उनके जीवन का कोई रोल मॉडल हुआ है तो उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। भगिनी निवेदिता का नाम हमने सुना है, उनके जीवन का कोई रोल मॉडल है तो स्वामी विवेकानंद। गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो विवेकानंद जी को अपना रोल मॉडल मानते थे। और सुभाष बाबू से एक बार आप जैसे किसी नौजवान ने कहा कि विवेकानंद जी को आप कैसे देखते हो, तो सुभाष बाबू ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि विवेकानंद एक ऐसा जीवन है जिसको अगर आप सोते सोते पढ़ेंगे तो आप बैठ जाएंगे। विवेकानंद एक ऐसा जीवन है जिसको आप बैठे बैठे पढ़ेंगे तो आप खड़े हो जाएंगे, और खड़े होकर पढ़ेंगे तो आप कर्म के अंदर रत हो जाएंगे। और उन्होंने कहा एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन हिम, नथिंग नेगेटिव। ऐसा जीवन है स्वामी विवेकानंद जी का। विश्व धर्म संसद में भारतीय दर्शन और संस्कृति की झलक रखने वाले वो व्यक्तित्व जिसने अपने भाषण की शुरुआत की, मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस व्यक्तित्व के उसी कथन से प्रेरणा लेकर, जो कथन है उठो, बढ़ो और चलते रहो, और तब तक नहीं रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। ऐसे वाक्य को ध्येय मानते हुए हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर जी से मैं निवेदन करता हूं कि अपना वक्तव्य से हमें संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम का ध्येय तो आपको सभी मालूम है, सभी को मालूम है कि ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो बच्चे नए विश्वविद्यालय में आए हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैं 2-3 बातें ही कहूँगा क्योंकि हम सभी आज के वक्ता श्री विजय कुमार जी को सुनने के लिए आए हैं। जब कभी भी आप नए स्थान पर जाते हो तो आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं होती हैं और आप उसकी एक कल्पना अपने मन के अंदर करते हो। जो भी विद्यार्थी जेसी बोस विश्वविद्यालय में पहली बार आया है तो अपनी कल्पना बना के आया है कि कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, कितने विद्यार्थी मिलेंगे, कितने मेरे सीनियर्स होंगे, कैसे मेरे टीचर्स होंगे। जो जो चीज उसके मन में, उसके मस्तिष्क में आएंगी वो सब आपको कुछ न कुछ शिक्षा देंगे और वो शिक्षा आपके जीवन में काम आएगी। आप अपने सहपाठियों, अपने सीनियर्स से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसी तरीके से जैसे आप अपने घर में अपने माता पिता, अपने बड़े और छोटे भाई बहन और अपने पड़ोसियों से मिलता है। आपके पड़ोसी वो हैं जो दूसरे डिसिप्लिन्स में हैं, लेकिन वो भी आपके लिए उतने ही कारगर होंगे जितने आपके टीचर्स हैं। कुछ बातें जो अपने अध्यापकों से आप नहीं पूछ सकते वो अपने सीनियर्स से पूछते हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपने जो सीखना है उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपने विनम्र बन करके सीखना है। जितना विनम्र आप बनोगे उतना ही अच्छे सीखने वाले आप बनोगे और वो विनम्रता आपको जिंदगी भर सफलता की राह पर ले जाएगी। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान विजय कुमार जी तन समर्पित, मन समर्पित,
और यह जीवन समर्पित। इस ध्येय वाक्य के साथ जीवन में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करता हूं माननीय विजय जी से कि वो आएं और हम सभी को संबोधित करें। तो जेसी बोस यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा भी बहुत वर्षों बाद आना हुआ है। हालांकि 2010 से लेकर 2015 तक, चूंकि मेरा केंद्र फरीदाबाद ही था, तो इस विश्वविद्यालय में कई बार आना हुआ, लेकिन तब इसका नाम जेसी बोस नहीं था। तो मैं बधाई देना चाहूंगा इस कॉलेज के सभी प्राध्यापकों को, आदरणीय कुलगुरु जी को और हरियाणा सरकार को, जिन सबने मिलकर अपने इस विश्वविद्यालय का नाम जेसी बोस कर दिया है। कई सारी बातें हमको इशारों में हमारी संस्कृति से हमको सिखाई गई है। दुनिया के बाकी देशों के अंदर जब हम जाएंगे तो उनके अंदर परंपराएं नहीं है, इसलिए उनको प्रत्यक्ष शब्दों से बताना पड़ेगा। लेकिन हम सबके तो परिवारों की ये परंपराएं हैं। हम सबके परिवारों के अंदर हमने देखा होगा कि घर के बाहर से जैसे ही कोई ऐसा भिक्षुक गुजरता है तो हमारी माँ हमको कहती है, जा उसको आटा देकर आ, जा उसको रोटी देकर आ, जा उसकी सहायता करके आ। बल्कि छोटे बच्चों के हाथ से ही सहायता कराई जाती है ताकि उनके जीवन के अंदर ये अभ्यास पड़े। यानी किसी को देना, शेयरिंग करना, ये हमारे घरों में हमको सिखाया जाता है। विश्वविद्यालय भी हमको सिखाता है, हमारे स्कूल कॉलेज ने हमको सिखाया, हमारी परंपरा संस्कृति ने सिखाया। उस सब संस्कृति का पालन करते हुए हम अगर अपने जीवन को गुजारेंगे, जीवन को बिताएंगे, तो हमारा भारत वैसे ही विश्व गुरु दोबारा बन जाएगा जैसा पहले था। अब जैसा पहले था विश्व गुरु, ये मैं कह रहा हूं और मान रहा हूं और आप सब भी मानते हैं कि हमारे देश को सोने की चिड़िया विश्व गुरु ऐसा एक स्थान प्राप्त था। दुनिया भर के बहुत सारे देशों से लोग हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। जैसे हम इस विश्वविद्यालय के अंदर बैठे हैं, ऐसे विश्वविद्यालय भारत के अंदर ही थे और कहीं नहीं थे। बल्कि ऐसे क्या, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला इत्यादि विश्वविद्यालय के अंदर 10-10 हजार विद्यार्थियों के रहने तक की व्यवस्था थी। और कभी कभी अध्यापकों के साथ गपशप करते हुए मैं चैलेंज भी कर देता हूं कि भले ही आप अध्यापक हैं, लेकिन लिखकर देखिए कि हम विद्यार्थियों को किन विषयों में मास्टर डिग्री करा सकते हैं। तो ऐसे कितने सब्जेक्ट हो सकते हैं? तो 6, 7, 8, 10, 15, 20 से ज्यादा सब्जेक्ट ही नहीं होते। और उस समय हमारे विश्वविद्यालयों में 100 से ज्यादा विषयों पर मास्टर डिग्री कराई जाती थी। 100 से ज्यादा विषयों पर मास्टर डिग्री कराई जाती थी। और हमारे भारत के विश्वविद्यालयों में ऐसे ही आसानी से प्रवेश नहीं मिलता था। उसके लिए जो कोचिंग जिसे कहते हैं आजकल, तो कोचिंग भी लेनी पड़ती थी, ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती थी। ऐसे छोटे स्थानों पर, नेपाल में, विक्रमशिला में, वहां पर ट्रेनिंग लेने के बाद ही, क्लियर करने के बाद ही भारत के अंदर प्रवेश मिलता था, एडमिशन मिलता था। और भारत के अंदर प्रवेश मिलना, इन विदेश विश्वविद्यालयों में पढ़ना बड़े गौरव की बात मानी जाती है। ये सब कुछ सच्चाई होने के बावजूद भी आज 11 सितंबर का दिन है, पवन जी ने भी भूमिका रखी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया के उस मंच पर जाकर अपने देश की सारी बातें उस समय बताई जब दुनिया को ये सारी बातें नहीं बताई गई थी, जब दुनिया को इन सब बातों से विपरीत बताया गया था। भारत के रहने वाले, हमने सुना ना जिनका नाम अभी बताया गया, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद हैं। उन विवेकानंद जी को, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था और नरेंद्र बनने के बाद विवेकानंद बनने की प्रक्रिया में अग्रसर हो रहे थे, कुछ लोग उनको जानने लग गए थे। उनके जीवन का जो तप था, उनके जीवन की जो शिक्षा थी, उनके जीवन का जो अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर वो स्थान स्थान पर घूमकर लोगों की सहायता करते थे, ज्ञान की बातों का आदान प्रदान करते थे। ऐसे ही करते करते वो महाराजा अजीत सिंह जी के पास भी पहुंचे। तो उन्होंने स्वामी जी को निवेदन किया कि स्वामी जी, पिछले लगभग 15 दिनों से आप मेरे अतिथि हैं, मुझे हर दिन आपके मुंह से नई बात सुनने को मिलती है और वो सारी की सारी बातें अकाट्य होती हैं और वो सारी की सारी बातें सीधा मेरे मन पर प्रभावित करती हैं। और मैं समझता हूँ दुनिया भर को भारतीय संस्कृति की सारी बातें पता होनी चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा, हाँ मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, तुम भी प्रयत्न करो। तो उन्होंने 15वें-16वें दिन बड़ी हिम्मत करके स्वामी जी को कहा, स्वामी जी, देश के अंदर तो आप और मैं लग रहे हैं, लेकिन एक मौका है विदेशों के अंदर भी अपनी संस्कृति के बारे में कुछ बताने का। मुझे लगता है कि आप वहां जाएंगे तो दुनिया के अंदर भारत का ठीक प्रतिनिधित्व हो पाएगा। तो क्या आप वहां जाएंगे? तो अपनी धरती से प्रेम होने के कारण से स्वामी जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। यानी अगर स्वामी जी उस समय आसानी से मान जाते, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्रेज हर एक के मन में रहता है, मन के अंदर आकर्षण रहता है विदेश जाने का, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि मुझे भारत में रहकर ही अपने भारत के लोगों का विकास करना, उनसे बातचीत करनी है। लेकिन स्वामी
स्वामी जी के सामने अजीत सिंह का, महाराजा सिंह का इतना दुराग्रह था कि स्वामी जी ने उनको अपनी सहमति दे दी। स्वामी जी की इच्छा नहीं थी, स्वामी जी की योजना भी नहीं थी, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व वहां आना चाहिए ऐसा मानकर जब अजीत सिंह जी ने वहां जाकर के योजना स्वामी जी की बनाई और ये सारी सुविधाएं उनके लिए जुटाई, तो साथियों हमको सुन के हंसी भी आएगी। उन दिनों में मोबाइल फोन नहीं होते थे, कोई निमंत्रण पत्र भी नहीं था, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी इस समुद्री यात्रा जो कि लगभग 1 महीने की थी, उसको करने के बाद भी 3 महीने पहले अमेरिका पहुंच गए। 3 महीने पहले। तो उस सन्यासी के पास जिसको पैसा खर्च करने का हुनर शायद नहीं आता था, उनको तो ज्ञान बांटने और ज्ञान लेने का तरीका आता था, उनके सारे के सारे पैसे पहले महीने में ही खत्म हो गए। पहले महीने में ही खत्म हो गए, और वो भी कंजूसी से खर्च करने के बाद। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति स्वामी जी के पास सहायता मांगने के लिए आता था, तो भारत के डीएनए में है, हम सबके डीएनए में है, हम किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते। वहां भी स्वामी जी ने किसी को खाली हाथ नहीं रखा, इसलिए पहले महीने में उनके पैसे खत्म हो गए थे। प्रकृति जो कराती है वही करना पड़ता है। ये सब करते करते स्वामी जी तनाव में भी आ गए थे, थकावट में भी आ गए थे, शरीर भी जर्जर हो गया था, बुखार इत्यादि भी रहने लगा था। लेकिन मन की एक आशा थी, और एक बार तो मन टूट भी गया था कि काहे को इंतजार करना, कब सम्मेलन होगा, और मेरे पास कौन सा परिचय पत्र है, मेरे पास कौन सा निमंत्रण पत्र है। लेकिन संयोग देखिए, वो कार्यक्रम से कुछ दिन पहले ही जब शिकागो शहर की तरफ आए, तो कार्यक्रम से जस्ट पहली रात को, 2 दिन पहले ही बल्कि, जिस जगह पर उन्होंने रात बिताई वो एक सार्वजनिक स्थान था, बल्कि एक सूखे हुए गटर की पाइप थी। सूखे हुए गटर की पाइप थी, उस पाइप के अंदर स्वामी जी ने रात बिताई। क्योंकि नींद सबको आती है, मैंने पहले बताया, नींद की बिना गुजारा नहीं होता, भूख भी लगती है। और प्रातःकाल जब उनकी आंख खुली, तो जिस घर के सामने वो थे, उस घर की जो माता थी, उस घर की जो गृहिणी थी, उन्होंने देखा उनके मन के अंदर कहीं भगवा वस्त्र के प्रति और भारत के सन्यासी के प्रति श्रद्धा थी, शायद कोई दैवीय कृपा ही रही होगी। तो उन्होंने उनको संबोधन करते हुए कहा कि आप कौन है और यहाँ कैसे हैं। तब स्वामी जी ने बताया कि मेरा नाम विवेकानंद है, मैं भारत से आया हूँ और विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के लिए इस योजना से आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं जा नहीं पाऊंगा, अब तो किसी तरह से मैं अपने देश पहुंच जाऊं, ऐसा सोच रहा हूँ। उनके शब्द तो ऐसे थे, लेकिन चेहरे का तेज को देखने के बाद उन माता जी ने कहा, स्वामी जी आप चिंता मत कीजिए, आप आइए स्नान ध्यान कीजिए। अपने घर में उन्होंने स्नान ध्यान और अल्पार कराया, और चूंकि उनके श्रीमान जी भी सम्मेलन में जाने वाले थे, इसलिए उनके श्रीमान जी के माध्यम से स्वामी जी के सम्मेलन में जाने की व्यवस्था होगी। वास्तव में ईश्वरीय कार्य ही है। लेकिन सम्मेलन में जाने के बाद भी समस्याएं समाप्त हो गई थी, ऐसा नहीं था। और चूंकि आज ही के दिन की घटना का वर्णन करना, मैं और कोई वर्णन नहीं करने वाला, केवल इसी घटना को आपको सुनाऊंगा। तो वहां पर जाकर स्वामी जी ने देखा कि जैसे ये बड़ा हाल है, लगभग 3000 डेलीगेट्स पूरे देश भर से आए हुए थे, पूरी दुनिया भर से आए हुए थे। कहीं कहीं ये संख्या 7000 भी लिखी हुई है। तो ये जो डेलीगेट्स आए हुए थे, पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, अच्छा सूट बूट पहनकर, टाई वाई पहनकर, जबकि स्वामी जी के वस्त्र मैले भी थे, वो थके हुए थे। हालांकि उस दिन उनको स्नान करने का मौका मिल गया था कई दिन के बाद। तो वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि इतने सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं, मंच पर भी इतने सारे लोग हैं, नीचे भी इतने लोग हैं, और वो जिनके घर ठहरे थे उन्हीं के साथ जाकर उनका नाम एंट्री हुई, अपना कुर्सी पर बैठे। और उस दिन में तो क्या होना था कि 15 दिन के अंदर जो सम्मेलन चलना था, उन 15 दिन की शुरुआत उसी दिन थी। इसलिए सबको 2-2, 2.5, 3-3 मिनट का मौका मिला था कि रोज सबका भाषण होगा, लेकिन आज सभी का होगा। 15 दिन में मिलाकर सबका करना है, और आज सबका करना है। इंट्रोडक्टरी था वो भी। तो जल्दी जल्दी सबका नाम बोला जा रहा था। लगभग दोपहर के समय में, चूंकि उनकी जान पहचान थी, स्वामी विवेकानंद जी का नाम बोला गया, स्वामी विवेकानंद जी फ्रॉम इंडिया। लेकिन कभी कभी हमको लगता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, ये जन्म जाति बड़े होते हैं, हम वैसे नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है साथियों, वो बड़े लोग भी हमारी तरह ही होते हैं। हमारी पीढ़ी को बता दिया गया है कि जब कोई बड़ा काम करना हो, तो जैसे कहते हैं ना, हमारी भी प्यास लगती है, हमारे भी गला सूखता है, तो कोई विशेष प्रकार की कोल्ड ड्रिंक पीकर हमको अपना गला तर कर लेना चाहिए और उस विषय पर निकल जाना चाहिए। तो केवल कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद गला तर होता है और कॉन्फिडेंस बनता है, ऐसा नहीं है। ये तो हमको सिखा दिया गया है। वास्तव में जब बचपन की तैयारी होती है, जब मन में किसी विशेष ध्येय को लेकर प्राप्त करने की इच्छा होती है, और जब बचपन के संस्कार होते हैं, तब व्यक्ति का उस समय कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन संयोग से इतने दिनों की भागदौड़ के बाद, स्वामी जी का अपना नाम सुनने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं बना कि वो उठ के जा सके। मन से दोबारा कहा गया, स्वामी विवेकानंद फ्रॉम इंडिया। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जिस कुर्सी पर बैठे थे, उसी कुर्सी के हत्थे को ऐसे हैंडल को पकड़कर बैठे रहे, और थोड़े ठंडे से वातावरण में भी पसीने की बूंदें उनके चेहरे पर आ गई। मंच पर के प्रवक्ता ने अगला नाम बोल दिया,
और जैसे ही अगला नाम बोला, स्वामी जी रिलैक्स होते हुए पड़ोसी ने देखे, तो उसने पड़ोसी ने पूछ लिया कि आर यू स्वामी विवेकानंद, क्योंकि उसे जानकारी नहीं थी कि स्वामी विवेकानंद कौन है, कोई उठ के सामने आया ही नहीं है। और अब तब जबकि अगला नाम बोल दिया गया तो ये व्यक्ति रिलैक्स हो गया, तो उसने वैसे ही पूछ लिया आर यू स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी ने गिल्टी फील करते हुए, अपमान सा महसूस करते हुए सिर नीचे करके कहा, यस आई एम स्वामी विवेकानंद। तब उस व्यक्ति ने, पता नहीं उसका क्या दायित्व रहा होगा, वो भी सम्मेलन में आया हुआ था, उसने डांटा स्वामी जी को। उसने कहा तुम इस सारे सम्मेलन का समय खराब करने के लिए आए हो, जब तुम्हारा नाम लिया गया तो तुम आए नहीं, क्या समझते हो तुम अपने आप को। ऐसी 2-3 बातें स्वामी जी को अपमान सहित वहां पर सुननी पड़ी। लेकिन इसी अपमान के कारण से हमारे कुलपति जी ने कहा कि हमारे जीवन में धैर्य होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा करने के बावजूद ही अपमान का घूंट भी मिलता है, उस अपमान से घबराना नहीं। स्वामी विवेकानंद घबराए नहीं, उन्होंने उसी अपमान के अंदर संकल्प लिया कि अभी मेरा दोबारा नंबर आएगा तो मैं जो कहने के लिए आया हूं वो सब कहकर जाऊंगा। इस मानसिकता को मन में लेकर और मजबूती के साथ बैठकर अपने नंबर की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन दिन भर के आखिरी वक्ता के रूप में ही फिर उनका नाम लिया गया। तो सब लोग जाने की दिशा में थे, तैयारी में थे, गेट खुल चुके थे, लोग जा चुके थे, केवल 15-20-25 लोग सामने की तरफ बैठे हुए थे, बाकी सब निकल रहे थे। उस समय स्वामी जी का नाम लिया गया, बाई चांस लिया गया कि चलो देख लेते हैं दोबारा शायद आ गए हो। लेकिन वो बाई चांस भी मैं समझता हूं ईश्वरीय योजना ही थी, क्योंकि दुनिया को भारत की वास्तविकता पता चलनी थी, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का नाम दोबारा लिया गया। और जब स्वामी जी का नाम दोबारा लिया गया, मिस्टर विवेकानंद फ्रॉम इंडिया, तो स्वामी जी पूरे विश्वास के साथ अपने जगह से उठे और लंबे लंबे कद भरते हुए मंच पर आए। मंच पर आने का तो उन्होंने दृश्य देखा, थोड़ा सा दृश्य मुझे भी ऐसे दिखाई दिया, जैसे मैंने कहा ना, जो चले गए उनके प्रति सहानुभूति है। तो कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग उस समय जा ही रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी आए, उस जाते ही भीड़ को भी देखकर संबोधित करते हुए उन्होंने समान रूप से महिलाएं पुरुष सामने हैं ऐसा पहले वाकई जोर से बोला सबके सामने देखकर, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जैसे ही उन्होंने सुना सब लोगों ने कि माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, हमको लगता है क्या खास बात है, कोई भी नेता भाषण देने के लिए खड़ा होता है ऐसा ही बोलता है, लेकिन हमारे यहाँ खास बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये हमारी प्रकृति में और प्रवृत्ति में है। दुनिया के कई सारे देशों में पशुवत व्यवहार है लोगों का, वो सामने देखते हैं व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, केवल भोग की दृष्टि से देखते हैं। इसी तरह से अमेरिका की उन लड़कियों ने भी स्वामी जी को देखा था उनके शौष्ठव को देखते हुए, लेकिन ऐसी लड़कियां भी जिन्होंने ऐसे देखा था वो सब मंच के नजदीक आ गई और 3 मिनट का आखिरी समय था और 3 मिनट तक भारत के सन्यासी के, उस युवा सन्यासी के इस वाक्य को सुनने के बाद इतनी आत्मीयता इस व्यक्ति ने हमारे साथ स्थापित की है जिनको हमने आज तक देखा नहीं है, और जो देखने में ऐसा लगता है कि जिसको हम अभी अपना बना लें, ऐसे व्यक्ति ने हमको भाई और बहनों कहकर संबोधन किया है। साथियों, केवल इसी भावना के कारण से 3 मिनट तक तालियां ही बजती रही। 3 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। 3 ही मिनट का समय था। जो मंचासीन अधिकारी थे, जो मंच के ऊपर विषय वस्तु रखने वाले, संबोधन देने वाले कार्यकर्ता थे, जो मंच संचालक थे, वो सब हैरान रह गए कि जो जो लोग थे वो सब नजदीक आ गए हैं और स्वामी जी का अभी तक तो भाषण शुरू ही नहीं हुआ और इनकी तालियां नहीं रुक रही। तब उस समय उस मंच के संचालक ने आकर कहा कि अगर आप विवेकानंद जी को सुनना चाहते हो तो तालियां बंद तो कीजिए। यानी दुनिया के किसी भी वक्ता के बुलवाने के लिए शायद तालियां बजानी पड़ती होंगी, लेकिन भारत के वक्ता को बोलने का मौका मिले इसलिए तालियां बंद भी करवाई गई। और हमने सुना ही होगा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। यानी कि उन्होंने अपने वाक्य के अंदर बताया कि मैं उस देश का रहने वाला हूं, उस देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूं जिस देश ने कभी किसी को शरण देने से मना नहीं किया। और वो वाक्य तब भी सही था और वो वाक्य आज भी सही है। और फिर उन्होंने कहा कि जैसे सारी की सारी नदियां अंततः समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार से अगर दुनिया में जितने भी मत पंथ हैं उन सबका उद्देश्य अगर मानवता नहीं हुआ तो कोई लाभ नहीं उन मंत्रों का, उन धर्मों का, वो सब मंत्र मेरे लिए बेकार हैं। तो जहां एक तरफ वो ईसाईयत वाले लोग अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से आयोजन करना चाह रहे थे, वहां स्वामी जी के उसी भाषण ने उन सब के धज्जियां उड़ा दी, उन सब के मन आतंकित हो गए। उनको लग रहा था कि कल से इसका भाषण नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरी जनता की डिमांड पर, सब लोगों के कहने पर रोज स्वामी जी का भाषण होता था। 15 के 15 दिन हुआ। और आपको सुन के अच्छा लगेगा या संयोग कहिए, पहले दिन भी स्वामी जी का भाषण आखिरी वक्ता के रूप में हुआ था और 15 के 15 दिन भी स्वामी जी का भाषण आखिरी वक्ता के रूप में कराया गया।
और दिन में 5-7 बार अनाउंसमेंट होती थी, चिंता मत कीजिए, बैठे रहिए। अभी आखिर में भारत का युवा सन्यासी आप सबको संबोधन देगा। अगले दिन के अखबार ने क्या लिखा होगा स्वामी जी के बारे में? 12 सितंबर की अखबार ने, अमेरिका के सब अखबारों ने क्या लिखा होगा? तो उन्होंने लिखा, भारत से आए हुए युवा सन्यासी ने दुनिया का दिल जीता। भारत से आए हुए सन्यासी ने ऐसी ऐसी बातें स्वामी जी के बारे में लिखी गई, जिसको सुनकर जब मुझे याद आते हैं मैं रोमांचित हो जाता हूं। यानी भारत के सन्यासी का इतना सम्मान, और वो सम्मान केवल भारत के उस सन्यासी का नहीं था। जैसे आज अगर नरेंद्र मोदी जी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो केवल उनका नहीं है, वो 140 करोड़ भारतीयों का है, वो हमारी सनातन परंपरा का है, उसी तरह का वो सम्मान।